हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमें इंग्लिश में क्या करना चाहिए ताकि इंग्लिश के एग्जाम में हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर सकें। देखो टाइम बहुत कम है, तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो सिक्योर नहीं कर सकते, बट जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग आप 90+95 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिपीट करूँगा कि आपको यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस स्टोरी को पढ़ोगे और आप अच्छे से मज़े से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, रटने की ज़रूरत आपको अकाउंट्स में पड़ सकती है, आपको इकोनॉमिक्स में पड़ सकती है, लेकिन इंग्लिश में आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, और मैं टोटल 5 पॉइंट्स मेनली कवर करूँगा। 3 पॉइंट्स अभी कवर कर रहा हूँ ताकि आपकी कंप्लीट वीडियो अच्छे से समझ में भी आए, और जब मैं बाकी के क्वेश्चंस करवाऊँगा तो 2 पॉइंट्स मैं वहाँ पे कवर कर लूँगा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके प्रोज सेक्शन में और पोएट्री सेक्शन में, कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको कवर कर लेनी है। कहाँ से कवर करोगे? तो फिर 2 चैनल है, बहुत अच्छे चैनल है, एक साइंस संग्रह, एक ओके इंग्लिश एकेडमी। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर की समरी ऑलरेडी अवेलेबल है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आप वहाँ से उनकी वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपका वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में क्या कुछ हुआ था। जैसे मानकर चलो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ अ पिंच ऑफ स्नफ, तो एकदम इमिडिएटली आपको याद होना चाहिए कि अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गांवकर के द्वारा लिखा गया था। वहाँ पे उसके मटेरियल अंकल यानी कि उसके मामा आए थे उसके घर, और वो मिनिस्टर से मिले भी थे। तो बहुत कुछ घटना हुआ था, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में घूमनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कहूँ कोई और चैप्टर जैसे द अर्थ, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया था। वहाँ पे बेंजी एक जो लड़का था वो फिर बिजनेस करता है हिन का, और वो बहुत ही अच्छे से मतलब तेज़ तर्रार हो जाता है। पहले वो उतना तेज़ नहीं था, लेकिन बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से वो चलाता है, और फिर वो बहुत ही अमीर भी हो जाता है, और इसके बाद वो अपने फादर एंड मदर को घर के बाहर कर देता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो कुछ भी घटना हुई थी वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप जब एक्सप्लेनेशन को कवर करोगे तो चैप्टर के कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर क्या करना है, फिर आपको वो जो चैप्टर है, जैसे मैंने मानकर चला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आपने कंप्लीट किया, तो फिर उस चैप्टर को द रेनबो के बुक से आपको एक बार रीडिंग डाल लेनी है। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बस आप रीडिंग डालोगे। रीडिंग डालोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो ये कि आपको सारी चीज़ें जो आपने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में देखी थी वो फिर से रिवाइज हो जाएगा, और वो चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैंने सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। एक बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा, जब आप लाइन को पढ़ोगे तो आप रिलेट कर लोगे कि हाँ, वो जो वीडियो में ये बातें बताई गई थी वो इस लाइन के बारे में बताई गई थी। इससे आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं लाइन को एक्सप्लेन करने वाले, तो आपको लाइन को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस को भी रटने की जरूरत नहीं है। वो बस आप लाइन को पढ़ोगे, आपको पता ही रहता है कि ये जो लाइन था ये इस चैप्टर में दिया हुआ था, और इसका मतलब ये था जो हमने एक्सप्लेनेशन की वीडियो में देखा था। तो वैसे में आपको कुछ भी चीज़ रटानी पड़ेगा, आप लाइन को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो 2 काम क्या करना है आपको एक तो वीडियो देख लेनी है एक्सप्लेनेशन वाली, और दूसरा काम आपको ये करना है कि आप उसे जब कंप्लीट कर लेते हो तो द रेनबो के चैप्टर जितने भी दिए हुए उन चैप्टर्स की आप बस एक बार रीडिंग डालोगे तो आपका कंप्लीट चीज़ वहीं पे क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, मैंने इंग्लिश के सिलेबस की वीडियो अपलोड करा था जहाँ मैंने आपको बताया था कि पिछले साल ग्रामर के किन किन टॉपिक्स है, जैसे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, वॉइस, नरेशन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप वहाँ पे उन वीडियो को देख लोगे, जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसके टॉपिक को सर्च करोगे तो एक डियर सर चैनल है जहाँ पे टेंस की भी कंप्लीट वीडियो है। तो फिर वो मतलब कंप्लीट चैनल में ग्रामर के वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। कम टाइम में कंप्लीट चीज़ें कवर हो जाएगी। मैंने भी टेंस की वीडियो उधर से ही देखी थी, तो आप भी देख सकते हो। फिर आपकी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले वो सारे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो ये 3 काम आपको करना है, बता दिया मैंने। जब आप इन 3 काम को कर लोगे फिर आपके जितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से 60 ग्रामर के रहेंगे, 40 रहेंगे टेक्स्ट बुक के। आपने ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, मतलब वो चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस वहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे उन सभी को आप प्रैक्टिस कर लोगे। फिर आप डायरेक्टली उठाना अपने मॉडल पेपर को, और जितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं जो आपकी मॉडल पेपर में पूछे गए हैं, आप सारे को प्रैक्टिस कर लेना। आप सारे को तो नहीं कर पाओगे, मैं ये भी बोल रहा हूँ, सारे नहीं कर पाओगे, लेकिन आप 50 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे जैसे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कि रिपीट नहीं होते, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है, तो ये सारे बहुत ही बेसिक रहते हैं। मतलब ये बस इसलिए पूछे ही जाते हैं कि ये आप चेक कर किया जाए कि आपने उस चैप्टर को कंप्लीट किया या नहीं किया। तो आपने एक बार वीडियो को कंप्लीट कर लिया, फिर ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। जो साइनोनिम्स हैं, जो एंटोनिम्स है, वो भले ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो। इसके अलावा और उन्हें पढ़कर आप टाइम वेस्ट करना भी मत ज़्यादा। वो अगर ईजी क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर देना, अगर थोड़े हार्ड पूछेंगे तो अपने छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, टेंस की वीडियो, इसके अलावा नरेशन की वीडियो, वॉइस की वीडियो, प्रीपोजिशन की वीडियो,
तो ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कवर कर ले तो आप 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ग्रामर के, ठीक है। तो इन सभी को कंप्लीट कर लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना मॉडल पेपर से। इसके अलावा ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एक बार टॉपिक क्लियर करने के बाद आप उन गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। रटना नहीं है आपको, बस प्रैक्टिस करना है। और अगर आपके पास ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर नहीं है, द रेनबो का बुक नहीं है, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट चीज़, ठीक है। तो फिर ऐसा आपको करना है। और इंग्लिश में आप देखोगे तो फिर इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से 60 के बाद से स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपने एक बार एक्सप्लेनेशन को कवर कर रखा है तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज ऑब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ोगे आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली कि जो लाइन आपने पढ़ा था, जैसे मैंने आपको बोल रखा, पहले आप एक्सप्लेनेशन को कवर करोगे, फिर आप उस चैप्टर की लाइन को पढ़ोगे, तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर इसे तो हमने इस लाइन में ऑलरेडी पढ़ रखा था, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, बजाय आप वो करने की कि आप BBI के चक्कर में 400-500 ऑब्जेक्टिव को रटो। सबसे बेहतर इंग्लिश में यही है कि आप एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लो, समझ गए आप कि क्या कुछ पढ़ना था हमें, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव हो जितने भी, आप सारे को सॉल्व कर सकते हो। और टोटल 40 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कंप्लीट समरी को मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया, जहाँ से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उन्हें कंप्लीट कर लेते हो फिर ऑब्जेक्टिव की आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अब देखो आपको मिल रहे हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको आंसर करना है सारे को, और पहला क्वेश्चन आपका ऐसे का रहता है। तो ऐसे में कई बच्चे क्वेश्चंस को रटने लगते हैं, जैसे माई स्कूल है, हेल्थ इज वेल्थ है, तो उन्हें पहले सर्च करोगे, फिर क्या करोगे, सारे को रटना स्टार्ट कर देते हो। देखो आपको ऐसे रटने की चीज़ है ही नहीं। ऐसे में आपको 3 से 4 कीवर्ड्स लेने रहते हैं। जैसे आपको 3 पैराग्राफ में ऐसे को आंसर करना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसे इंट्रोड्यूस करोगे, सेकेंड पैराग्राफ में आप उसे और एक्सप्लेन करोगे, और थर्ड पैराग्राफ में आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना रहता है। तो आप ये देख लो कि फर्स्ट पार्ट में क्या कुछ आप लिखोगे, सेकेंड पार्ट में आप क्या कुछ लिखोगे, थर्ड पॉइंट में आप क्या कुछ लिखोगे। ये आप एक बार सोच लो, ये आइडिया ले सकते हो आप सर्च करके। फिर आप जब एग्जाम में जाओगे, कोई भी टॉपिक रहा, कोई भी टॉपिक के बारे में आप सोच लो मुझे 3 पैराग्राफ में लिखना है, और आप कोई भी कीवर्ड्स उठा लो कि मुझे इन चीज़ों पर लिखना है, ठीक है। और फिर आप लिखना स्टार्ट कर दो। वर्ड लिमिट आपको पता है ही, 150 से 200 वर्ड्स में आपको ऐसे को आंसर करना रहता है। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप ऐसे को रटने की चीज़ नहीं है कि आप ऐसे को रट रहे हो बैठ के, रटने की चीज़ है ही नहीं। आप बस ये देख लो कि मुझे क्या कुछ लिखना है, मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए ऐसे का, और उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे के लिए बेहतर ये होगा कि आप 4 से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी कर लो। अभी कर लोगे फिर आपकी जो आदत है वो बैठ जाएगी, और फिर आप एग्जाम में भी अच्छे से ऐसे को आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके सेक्शन बी का, तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया से करनी है। फिर आप देखते हो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएट्री सेक्शन से, दोनों के एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, और दोनों क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से 8 मार्क्स का वेटेज आपका रहता है लाइन को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस का भी। तो मैंने आपको इसकी सबसे बेस्ट चीज़ें बता रखी है कि आपको क्या करना है, चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, लाइन को पढ़ लेना है। फिर आपको ये क्लियरली पता रहेगा कि ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया, बस इतना पता चल गया, फिर समझो आप इजीली सारे को सॉल्व कर दोगे। आप ये बता दोगे द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ प्रोज सेक्शन, जो भी नाम है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 डी है, ही ने नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही ने एवरीथिंग अबाउट अ हेन। तो ये बेंजी के बारे में कहा गया, जो कि द अर्थ के चैप्टर में दिया हुआ था। तो आप आंसर कर सकते हो द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर द अर्थ विच वॉज रिटेन बाई H.E. बिट्स इन द लाइन। जो कुछ भी एक्सप्लेन करना है आपको वो एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है ही, मतलब यहाँ पे लाइन दिया हुआ है ही, उसे ही आप 3 से 4 लाइन में और एक्सप्लेन कर देते हो, तो बस हो गया आपका पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। आप लाइन के लिए रटने की जरूरत है ही नहीं, आप बस चैप्टर को एक बार कंप्लीट कर लेते हो, रिटिन डाल लेते हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और वही सेम काम आपको करना है प्रोज सेक्शन में और पोएट्री सेक्शन दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है मैकेवेटी, तो मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट के चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जब कुछ भी कहा गया एट वाट एवर टाइम ही डिड टुक प्लेस मैकेवेटी वाजंट देयर, तो जहाँ कुछ भी घटना होता था मैकेवेटी तुरंत वहाँ से गायब हो जाती थी, मतलब वो भाग जाती थी। तो ये चीज़ें आप आंसर कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लाइन को एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर दोगे। और अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो अगर थोड़ा सा भी एक लाइन चेंज हो गया तो आप बिल्कुल ये मतलब पैनिक हो जाओगे कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक बार चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, रिटर्न डाल लेते हो, फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने जो ऑलरेडी मतलब VBI में पढ़ा या नहीं पढ़ा। आपको बस ये पता है कि मैंने कंप्लीट चैप्टर को पढ़ रखा है, लाइन पढ़ रखा है। आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। बिलीव करो, मतलब मैंने पढ़ रखा, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई है। आप कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। फिर आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखने का एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप देख सकते हो। पहले आप
टू द प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर को लिखना है, आप लिख सकते हो। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, कॉलेज का नाम लिख सकते हो, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप सर मैम लिखोगे, उसके बाद आप नीचे मोस्ट हमली जो भी कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, फिर आपको लिखना है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 7 days, देयरफॉर आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस। मतलब जो कुछ भी आपको लिखना है ना, एप्लीकेशन तो बहुत बार आपने लिखा होगा, तो फिर वो आप आंसर कर सकते हो। और फिर आपको हमेशा ही बड़ा ही ईजी मिलता है कि आपको लीव लेना है, तो ये तो मतलब बहुत ही सॉल्व कर दोगे, मुझे बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत है भी नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर दोगे। और 5 नंबर क्वेश्चन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होता है, तो इसके लिए एक तो आपने जो चैप्टर को कंप्लीट कर लिया वो इंपॉर्टेंट था ही, इसके साथ ही आप लास्ट के 4-5 ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे रिपीट होने वाले नेचर के होते हैं, तो अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो चांसेज हाई हैं कि आपके जो लास्ट 4-5 ईयर के क्वेश्चंस थे उससे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और टोटल 10 में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होता है, तो 5 नंबर क्वेश्चंस भी आप वहाँ से इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल वेटेज होता है 15 मार्क्स का, और सबसे ईजी मेरे लिए यही रहता है। और ये मैंने पिछले 5 साल की मतलब 20 मैंने पेपर दिया था, 19 की भी एनालिसिस करी थी, 20 में मैंने देख ही लिया, 21 में भी एनालिसिस करा था, 22 में भी करा था। ये हमेशा से मैच होता है। और वो ये है कि मॉडल पेपर में जितने भी समरी मिलते हैं आपको, मॉडल पेपर में आपको जितने भी समरी मिलते हैं, जैसे आपको ए में दिख रहा होगा ना द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, स्नैक, माई ग्रैंड मदर हाउस, तो 3 में से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके फाइनल पेपर में हमेशा से रिपीट होते ही होते हैं। तो इन तीनों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो चांसेस हाई हैं कि आपके फाइनल एग्जाम में भी जो मिलेंगे इन 3 में से कोई 2 या 1 मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, प्रोज सेक्शन में भी और पोएट्री सेक्शन में भी, ठीक है। तो इन दोनों में से आप मतलब ये जो आपको टोटल 6 समरी दिख रही है, 6 को आप चाहो तो याद कर सकते हो। समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है जो ऑफिशियली बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था अपने मॉडल पेपर में, तो उस टाइम मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया था। हालांकि 2 जनवरी से मैं फिर से उन वीडियो को अपलोड कर दूंगा जो आपको पता नहीं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पता ही नहीं है कि मैंने वीडियो को अपलोड कर रखा है, और मैंने बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर रखा और फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे ट्रिक से मैंने कंप्लीट चीज़ों को याद करवा दिया था, तो फिर वो सारी चीज़ें मैं 2 जनवरी से फिर से अपलोड कर दूंगा, ताकि जितने बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा वो देख ले, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं और बार बार मुझे लिंक शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर ये दोनों तो बहुत ही ईजी है कि आप इन 3 को याद कर लेना, 3 में से भी कोई भी 1 या 2 आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। इसके अलावा राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, ये आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक से पूछे गए, तो मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर ज़्यादा टाइम दो। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की कंप्लीट PDF मैं शेयर कर दूँगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप बोल देना मुझे, मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। 2 जनवरी को ही अगर आप चाहते हो तो फिर मैं शेयर कर दूँगा, और आपको बस एक बार रीडिंग डाल लेना है वहाँ पर, जैसे कोई भी वर्ड है तो वो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है आपको ये पता चल जाएगा, तो फिर आप जो कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से वो सॉल्व कर दोगे। और मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि आप सेक्शन बी में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बिकॉज समरी को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए बजाय स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कंप्लीट करने के, ठीक है। इसके बाद आपको D नंबर क्वेश्चन मिल रहा है और ये सबसे ईजी रहता है, मैंने ट्रिक से कंप्लीट चीज़ें करवा रखी है, आप इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत है ही नहीं। और ई में आपको ट्रांसलेट करना रहता है, तो फिर जो मैंने आपको बताया टेंस की वीडियो देख लेना, तो टेंस की वीडियो आप देख लोगे तो ये सारे ट्रांसलेशन बहुत ईजी हैं, आप कर लोगे। इसके बाद F नंबर क्वेश्चन में भी आपको वही मैच करना है, तो ये भी मैंने आपको ट्रिक से रटवा दिया। तो समझो क्वेश्चन नंबर ई नहीं D, इसके अलावा A या B, इन 3 को आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत ही ईजी। मतलब मैंने भी यही करा था, मैंने एक समरी को सॉल्व करा था और फिर मैंने D को सॉल्व किया था, और F तो मेरे टाइम नहीं आता था, बट अगर आता तो मैंने सॉल्व कर था, बिकॉज ये दोनों बहुत ईजी हैं। तो फिर आप D और F को मिस नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको 10 मार्क्स तो यहाँ से मिल रहे हैं, फिर आप चाहो तो ट्रांसलेशन कर सकते हो या फिर आप समरी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको एक पैसेज मिलता है और उनसे टोटल 4 क्वेश्चन रहते हैं, आपको उन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, और या फिर आप एक पैसेज को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये जो पैसेज दिया हुआ है पैसेज को एक बार रीड कर लेना, और फिर ये जो 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं इन 4 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कंप्लीट चीज़ें बता दी किस तरीके से आपको क्या कुछ करना है। फिर भी कोई भी डाउट रह चुका होगा आप कमेंट करना, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो 4 से 5 बातें बताई उसे फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, सबसे बेस्ट रहने वाला है आपकी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं आपसे वही बता रहा हूँ जो मैंने खुद से यूज़ करा था, और मेरे अलावा जो पिछले 2 से 3 साल में जितने भी बच्चे मैंने, बिकॉज बहुत बच्चे बहुत ही पैनिक रहते हैं, तो फिर मैंने उन्हें गाइड करा और फिर वो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी मार्क्स सिक्योर कर चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और मैंने तो बोला था 90-95, अगर आप कंप्लीट अच्छे से कर लेते हो फिर आपको 100 मार्क्स भी ला सकते हो, ठीक है। बस आपकी पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट।